तो स्वागत है तुम सबका एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 को शुरू करेंगे। काफ़ी अच्छी स्पीड में हम चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा चैप्टर ये हो चुका है, बस अब छोटा सा चैप्टर बचा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें ये कहना चाहूँगा कि अगर ये तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसमें कोई भी दिक्कत है तुम कमेंट करो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई हो, ठीक है। और एक और चीज़ जो मुझे कहनी है वीडियो शुरू करने से पहले, वो ये है कि इस वीडियो में मुझे जहाँ तक लगता है कि ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज है कि वीडियो में ख़त्म हो जाएगी। नहीं होगी तो मैं टाइटल में लिख दूँगा कि कितने क्वेश्चंस हुए हैं। 5 क्वेश्चंस हैं, अगर लिखा है कुछ नहीं लिखा तो मतलब पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है, ठीक है। अब शुरू करते हैं। गुनगुनाना टेंशन फ्री होके तू सुनिए गाना, पढ़ाई अब सबको त्योहार जैसे मनाना है, हर चीज़ का एक टाइम टेबल बनाना। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा पहले क्वेश्चन पे आ चुका हूँ एनसीईआरटी खोल के। राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट और सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट, चारों क्वेश्चन जो हैं ये मिला के, इन चारों में हमें सिर्फ और सिर्फ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल में समझाया था कि माइनर्स कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, ये भी बताया था। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, अगर नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखो, आधे घंटे की है मेरे हिसाब से, तो उसको तो ज़रूर देखना चाहिए तुम्हें। अब क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे जो सीधा इस वीडियो पे आए हैं बिना पिछली वीडियो देखे, तो उनके लिए मैं पहला क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में लूँगा कि माइनर कैसे फाइंड करते हैं बस, मगर उसके बाद हम स्पीड पकड़ लेंगे। तो अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है तो पिछली वीडियो जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अब मैं पहला क्वेश्चन कॉपी करता हूँ और फिर समझते हैं इस क्वेश्चन को डिटेल में, ठीक है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आई होप फ़ोन की स्क्रीन पे भी विजिबल है, नहीं है तो बता दो, ठीक है। अब देखते हैं कि माइनर्स एंड कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रो कि माइनर्स क्या होता है। माइनर्स ना, एक कोई भी डिटर्मिनेंट है आपके पास जैसे कि ये, तो इसके हर एलिमेंट के लिए एक अलग माइनर होता है और एक अलग कोफैक्टर होता है, और उसे कैसे निकालते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो, जैसे कि अब मैंने आपको बता दिया कि 2 के लिए अलग माइनर होगा, -4 के लिए अलग होगा, 0 के लिए अलग होगा और 3 के लिए अलग होगा। तो अब हमें ये जानना है कि 2 के लिए मान लेते हैं कैसे निकालना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आप लिखो माइनर, हेडिंग डाल देते हैं क्योंकि दोनों निकालने हैं, माइनर और कोफैक्टर, तो हेडिंग डाल दी माइनर्स। अब क्या कर रहे हैं, 2 की पोजीशन क्या है ये देखो, 2 की पोजीशन है 1 1। ये पोजीशन वाली बात मैंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या मैट्रिक्स वाले चैप्टर में भी करी थी, ठीक है, मैट्रिसेस वाले में। तो आपको ये चीज़ तो पता होगी कि 2 फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, तो उसकी पोजीशन 1 1 है। तो माइनर में हम लिखेंगे M1 1। इसका मतलब माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में उसका माइनर। इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर 2 क्रॉस 2 का जैसे डिटर्मिनेंट है ये, या फिर मैट्रिक्स जो भी कह लो, 2 क्रॉस 2 का अगर ये होता है तो आपको सीधा क्या करना है, इसको हाइड करो, फर्स्ट रो को, और फर्स्ट कॉलम को हाइड करो। जो आपके पास नंबर बचता है वही माइनर है। यहाँ पर बचा हमारे पास 3। सिमिलरली M12 जो अगला एलिमेंट है उसका क्या होगा, उसका आपके पास आएगा 1 2 में क्या है, पहली रो को हाइड करो और सेकंड कॉलम को, तो 0 बचता है आपके पास, तो इसका आंसर 0 होगा। सिमिलरली M21 का अब हम निकालते हैं। M21 यानी 0 वाले का माइनर क्या होगा, तो 0 जिस रो में और जिस कॉलम में उसको आपको हाइड करना है। फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को हाइड कर दिया, बचा क्या, -4, तो -4 इसका आंसर होगा। और लास्ट जो हमारे पास एलिमेंट है M22, इसका आंसर क्या होगा। M22 का मतलब क्या है, ये इस वाले एलिमेंट की बात हो रही है 3 की, कि 3 का माइनर क्या है। तो इसके लिए क्या करना है, 3 सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में, इनको हाइड कर लिया, 2 आपके पास बचता है, तो 2 ही इसका आंसर होगा। ये माइनर बस इतना ही आसान था। 2 क्रॉस 2 का अगर मैट्रिक्स होता है तो माइनर निकालना इतना ही आसान है। 3 क्रॉस 3 का सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, बस वीडियो को फॉलो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब कोफैक्टर भी निकालने हैं, तो कोफैक्टर हेडिंग डालता हूँ मैं। कोफैक्टर्स भी हमारे जो होते हैं वो हर एलिमेंट के अलग होते हैं, लेकिन उनको निकालना आसान है। क्यों, अभी बताता हूँ। माइनर से ही कोफैक्टर बनता है, ठीक है। अगर कोफैक्टर है तो आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। लेट से मैंने दे दिया A11, ABCD कुछ भी आप नाम दे सकते हो, मगर एनसीईआरटी में आपको
बोला गया है कि ए नाम दिया जाए, तो ए दे देते हैं। A11 जो है वो पता है किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा -1 टू द पावर, इसकी पावर में हम लिखेंगे, अभी बताता हूँ क्या, और इसको मल्टीप्लाई करना है M11 के साथ। -1 की पावर में क्या आएगा, जिस एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकाल रहे हो उस एलिमेंट की जो पोजीशन है 1 1, उस पोजीशन का सम, यानी कि 1 + 1 2, तो इसकी पावर में 2 लिखो आप। -1 की पावर में 2 मल्टीप्लाई बाय M11। ऐसे ही A12 का होगा, A21 का होगा और A22 का होगा। तो इन सब में आपको यही करना है। -1 की पावर इसमें आएगी 1 + 2 3, इसमें क्या आएगी 2 + 1 3, और इसमें क्या आएगी -1 की पावर 4। ये आने के बाद आपको मल्टीप्लाई करना है M1 मतलब जो माइनर था उसके साथ। तो माइनर हमने लेफ़्ट साइड निकाल रखे हैं, तो माइनर पहले तो ऐसे ही लिख देते हैं M21 और M22, और अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाई देखो कैसे करेंगे। -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 × M1 क्या होगा, M11 3 ही होगा। सिमिलरली -1 का क्यूब क्या होता है, -1, -1 × 0, M12 0 है तो 0 आएगा। M21 क्या है, -4, और यहाँ पर क्या आएगा -1, तो आंसर 4 आएगा। -1 × -4, और यहाँ पर आएगा 1, और यहाँ 2 है, तो 2 × 1 हमारे पास 2 होता है। तो ये आपके कोफैक्टर्स निकल गए। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और आई होप ईजी लगा होगा। जितना ईजी हो सकता है मैं उतना मतलब उन चीज़ों पे जोर दे रहा हूँ जो आपको सुनने के बाद ये टॉपिक आसान लगे। तो आई होप इसमें मुश्किल है नहीं, कोई है तो कमेंट करो, अगर फिर भी आती है दिक्कत तो पिछली वीडियो जाके देखो, डिटेल में है वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करता हूँ, नेक्स्ट पार्ट आई मीन। तो ये रहा नेक्स्ट पार्ट आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट पार्ट फिर से वही है, A, C, B, D आपके पास जो डिटर्मिनेंट है, इन सब के आपको माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो हेडिंग डालता हूँ पहले मैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ये डाल दी हेडिंग मैंने, और अब मैं नाम दे देता हूँ M11 M12 ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। आई होप इसमें दिक्कत नहीं है कोई, ये तो बस कॉपी पेस्ट करा हमने। अब हम माइनर्स सबसे पहले निकालेंगे। तो जो पहला एलिमेंट है A की पोजीशन है 1 1, तो इसका माइनर होगा M11 ऑफ कोर्स। लेकिन वैल्यू क्या होगी इसकी, तो आप खुद देखो, A फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, बचा क्या D, तो D ही इसका आंसर है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड बंदे की बात करूं जो कि C है, तो C की पोजीशन है 1 2। आई होप आपको पता है C की पोजीशन 1 2 है। अब C के लिए क्या करना है, इस और इसको हाइड कर दो, बचा क्या B, तो B इसका आंसर होगा। सिमिलरली M21 क्या है, M21 आपका B है, M21 B पोजीशन पे बैठा है ना, तो B के लिए B का माइनर क्या होगा, B वाली रो और B वाले कॉलम को हाइड करो, बचा क्या C, तो C ही इसका आंसर होगा। और अब लास्ट M22 यानी कि D की बात हो रही है, तो D के लिए हमें सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हाइड करना है, बचता है A, तो A ही इसका आंसर होगा, ठीक है। माइनर्स आ गए, कोफैक्टर्स कौन सी बड़ी बात है। अब आप सीधा लिखो 1 + 1 क्या होता है 2, -1 की पावर 2 1 ही होता है, तो 1 को जब आप D से मल्टीप्लाई करोगे D ही आएगा। सिमिलरली 1 + 2 क्या होता है 3 अगर हम -1 की पावर में डालते हैं तो -1 आंसर आता है, तो -1 × B होगा इस बार, तो -B आंसर आएगा। सिमिलरली C के साथ क्या होगा, यहाँ पर भी -1 आएगा, तो -1 × C, -C आ जाएगा। और A के साथ क्या होगा, 2 + 2 4 होता है, -1 की पावर 4 1 होता है, 1 × A होता है। आई होप इन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा फास्ट में शायद चला गया, कई बच्चों को दिक्कत आ सकती है, तो एक बार मैं डिटेल में बता देता हूँ। एक केस का बता देते हैं, A12 के साथ क्या हुआ है, तो A12 के साथ -1 की पावर 3 लिखा, मल्टीप्लाई बाय M12। M12 क्या है B, तो B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 को, ठीक है ना, यहाँ से -1 आएगा, तो -B आंसर आ जाएगा आपका। तो यही था बस, इसमें इतना ही था इन क्वेश्चंस में, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन कॉपी करते हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फर्स्ट पार्ट मैंने कॉपी करा है, और इसमें फिर से वही चीज़ है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने हर एक एलिमेंट के। तो हेडिंग डालता हूँ मैं, लाइन वाइन खींचता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो ये लिख दिया मैंने माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को।
हर एलिमेंट के लिए अलग से निकलना ही था, तो मैंने हर एलिमेंट का m और a लिख दिया है। अब आगे निकालते हैं सीधा, ठीक है। तो सबसे पहला एलिमेंट जो है 1, जो ये वाला है, इसका निकालते हैं सबसे पहले। इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन है 1 1। तो m11 और a11 इसका माइनर और कोफैक्टर है रिस्पेक्टिवली। ज़्यादा ही हो गया आज तो, चलो कोई नहीं। अब देखो ये 3x3 का मैट्रिक्स है, तो शायद कुछ लोगों को ना आता हो कि कैसे निकालना है, क्योंकि उन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी, इसलिए मैं पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ। आपको 1 का जब निकालना होता है ना, माइनर और कोफैक्टर तो निकल ही जाएगा। माइनर अगर आपको निकालना है तो वो जिस रो में है उसको हाइड करो, जिस कॉलम में उसको हाइड करो। ये करने के बाद जो 4 एलिमेंट बचते हैं उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करो। इस केस में 4 एलिमेंट आपके पास बचते हैं 1 0 0 1। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1 इंटू 1, ऑफकोर्स 1 होगा, माइनस 0 तो 1 ही होगा ना, तो 1 ही इसका माइनर होगा फर्स्ट वाले का, तो 1 लिख देते हैं। सिमिलरली अब सेकंड का निकालना है, तो मगर उससे पहले इसका कोफैक्टर निकालते हैं। देखो कोफैक्टर में क्या होता है, -1 या 1 से मल्टीप्लाई करना होता है माइनर को। तो -1 से करेंगे या 1 से, वो पोजीशन पे डिपेंड होता है। अब क्योंकि यहाँ पर 2 बन रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, तो 1 लिख दिया। अब सेकंड देखते हैं 1 2 का। 1 2 है ये वाला एलिमेंट जो ये 0 है, तो ये कौन सी रो में है? ये फर्स्ट रो में है और ये सेकंड कॉलम में है, तो इन दोनों को हमने हाइड कर लिया। 4 जो हमारे पास बचते हैं एलिमेंट्स वो क्या हैं? वो हैं आपके पास 0 0 0 1, तो 0 0 0 1। इसका आपको वो निकालना है डिटर्मिनेंट, तो क्या होगा? 0 इंटू 1 0 होता है, -0, तो इसका आंसर आएगा 0। अब क्योंकि माइनर 0 है तो कोफैक्टर को आप 1 से मल्टीप्लाई करो या -1 से, 0 ही आना है ये भी, ठीक है। अब देखते हैं m13। m13 का मतलब क्या होगा? m13 मतलब इस वाले 0 का डिटर्मिनेंट, मतलब इस वाले 0 का माइनर। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हाइड हो गया। 0 1 0 0 बचता है, 0 1 0 0। इसका भी आपके पास डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा, तो m13 भी 0 होगा। अब क्योंकि ये 0 है तो वो भी 0 होगा। आई होप ये क्लियर है। अब देखते हैं m21 को। m21 कौन सा एलिमेंट है? m21 है ये वाला, इसका माइनर निकालना है, तो सेकंड रो हाइड होगी और फर्स्ट कॉलम हाइड होगा। 0 0 0 1 बचता है। इसका भी अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे 0 ही आने वाला है, तो 0 डायरेक्ट ही लिख देते हैं। इसका आंसर भी 0, और क्योंकि कोफैक्टर भी 0 ही होगा क्योंकि वो माइनर से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब देखते हैं m22 को। m22 कौन सा एलिमेंट है? मतलब ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी पोजीशन 2 2 है, तो वो है ये वाला एलिमेंट। अब ये सेकंड कॉलम और सेकंड रो में है, तो ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा बच्चों का? ऑफ कोर्स 1 ही होगा, आपको दिख रहा होगा, तो 1 इसका आंसर है। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें या -1 से, वो 2 + 2 करके पता लगेगा, तो 2 + 2 4 होता है। अब 4 जो है, 4 हमारा इवन नंबर है, तो -1 की पावर 4 1 होगा, तो इसका आंसर भी 1 आने वाला है। अब देखते हैं 2 3। 2 3 कौन सा एलिमेंट है? 2 3 आपके पास है ये वाला 0, तो इसको हाइड करेंगे और इसको हाइड करेंगे, बचता क्या है हमारे पास? 1 0 0 0। 3 एलिमेंट ऑलरेडी 0 हैं, तो 0 ही आएगा आंसर, तो इसका आंसर हो गया 0, और 0 इंटू एनीथिंग इज़ 0, ठीक है। m31 देखते हैं अब। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी पोजीशन 3 1 है? तो वो है ये वाला। अब ये फर्स्ट कॉलम में और थर्ड रो में है, तो ये हाइड हो गया। 0 0 1 0 का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ये 0 ही आने वाला है, तो डायरेक्ट आप 0 लिख दो। इसका आंसर आएगा आपके पास 0, और ये भी 0 होगा, बता चुका हूँ क्यों। अब देखते हैं लास्ट दो। m32 यानी कि इस वाले एलिमेंट का माइनर, तो ये और ये हाइड हो जाएगा। 1 0 0 0, ये भी 0 है, आपको पता है। अब तो आपको ट्रेंड पता लग ही गया होगा, शायद नहीं लगा तो अभी बताता हूँ। और लास्ट एलिमेंट 3 3 जो है उसका क्या होगा? ये सब हाइड हो जाएंगे और आंसर आएगा 1 -0। आप डिटर्मिनेंट निकाल के देख सकते हो, यही आएगा, तो आंसर होगा 1। अब 3 + 3 6 होता है, तो यहाँ पर भी 1 ही आएगा। अब यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो गया है, स्किप करना कर लो। एक इंसाइट बताता हूँ तुम्हें कि ये जो था ना, ये एक
आइडेंटिटी मैट्रिक्स था एक टाइप का, और उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे थे। तो डिटर्मिनेंट तो हमने नहीं फाइंड किया, लेकिन माइनर्स एंड कोफैक्टर्स जब हमने फाइंड किए तो हमें पता लगा जो एलिमेंट 1 है उसका माइनर भी 1 है, कोफैक्टर भी 1 है। जो एलिमेंट 0 है उसका माइनर भी 0 है, कोफैक्टर भी 0 है। तो ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट के साथ खेलते हैं ना, तो ये हमें चीज़ें मिलती हैं। अब इसका यूज़ क्या है ये आपको इसी एक्सरसाइज में आगे जाके पता लग ही जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कॉपी करता हूँ, ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब इसमें फिर वही करना है, माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है क्योंकि पिछली बार तो सारे 0 ही थे, मतलब 6 तो 0 ही थे ना। अब लिख देता हूँ मैं माइनर और कोफैक्टर, और एलिमेंट्स के नाम लिख देता हूँ, फाइंड आपके सामने ही करूँगा। तो ये लिख दिया मैंने माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, और मैंने एलिमेंट्स के नाम भी लिख दिए M1 M2 मतलब तुम समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं। अब सीधा हम फाइंड करते हैं माइनर फर्स्ट एलिमेंट का। 1 कौन सी पोजीशन, किसकी पोजीशन है, इस वाले एलिमेंट की। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे और बाकी जो 4 बचते हैं उनका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। 5 -1 1 2 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 5 × 2 10 -1 मतलब 10 + 1 होगा ये, तो 11 आएगा इसका आंसर। कोफैक्टर क्या होगा, 11 सेम, क्यों, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है, 2 है ऑफ कोर्स, 1 + 1 2 होता है। अब सेकंड देखते हैं, 0 की पोजीशन क्या है, 1 2 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हाइड कर दिया, बचा क्या 3 -1 0 2, तो इसका क्या होगा, ऑफ कोर्स इसका 6 होगा क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, और यहाँ माइनस प्लस कुछ भी करो है तो 0 ही, तो इसका आंसर होगा 6। और यहाँ पर आएगा -6, क्यों, क्योंकि इसकी पोजीशन का जो सम है वो ऑड है, ठीक है। थर्ड देखते हैं, फोर्थ एलिमेंट, फोर्थ की पोजीशन है 1 3, तो 1 3 का मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हाइड, बचा क्या 3 5 0 1, तो यहाँ भी आपको दिख रहा है आंसर 3 ही है क्योंकि 5 × 0 0 होगा, तो यहाँ पर 3 और यहाँ भी 3, क्योंकि 3 + 1 4 होता है और इवन, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 3 एलिमेंट, जो ये 3 वाला है, तो ये हमारा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 4 1 2 आई मीन माइनर, 0 -4 बनेगा यानी कि -4 इसका माइनर होगा, तो -4 लिख देते हैं, और यहाँ पर 4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पोजीशन का सम 3 है यानी कि ऑड। अब देखते हैं M22 कैसे निकलेगा। M22 का मतलब इस वाले एलिमेंट का माइनर, तो ये है हमारा सेकंड रो और सेकंड कॉलम में, बचा क्या, बचा आपके पास 1 4 0 2 यानी कि 2 आंसर है इसका, ठीक है। आसान था ना, बिल्कुल आसान। और यहाँ पर भी 2 आएगा, क्यों, क्योंकि सम इवन है। नेक्स्ट देख 2 3 पोजीशन पे कौन बैठा है, -1, तो -1 का माइनर कैसे निकलेगा, थर्ड कॉलम और सेकंड रो को हाइड करो, बचता है जो उसको लिखो 1 0 0 1, इसका आंसर आएगा 1, तो माइनर हो गया 1, तो यहाँ 1 लिख दो, और यहाँ पर आएगा -1। अब तो नहीं पूछोगे ना, क्यों, आई होप नहीं पूछोगे। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, 3 1, तो 3 1 कौन सा एलिमेंट है, 0, तो इस 0 के बारे में क्या करेंगे हम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हाइड हो जाएगा, बचता क्या है 0 4 5 -1 यानी कि -20, क्यों, देखो ये इंटू ये 0 होगा, -5 × 4 20, तो -20 आ गया, तो इसका आंसर होगा -20, और यहाँ पर भी -20 होगा क्योंकि 3 + 1 4 होता है। 3 2 पे कौन बैठा है, ये देखो 3 2 पे बैठा है 1, तो 1 के साथ क्या होगा, थर्ड रो और सेकंड कॉलम हाइड हो जाएगा, जो बचता है वो क्या है 1 4 3 -1, 1 × -1 -1 -4 × 3 12, तो -13 आ जाएगा ऐड करके, -13 इसका आंसर हो गया, और यहाँ पर साइन चेंज होके 13 आ जाएगा। अब 3 3 पे कौन बैठा है, 3 3 पे बैठा है 2, जो कि आखिरी एलिमेंट है। 2 का कैसे होगा, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को हाइड कर देंगे, जो बचता है वो लिखेंगे, और इसका आंसर क्या होगा 5। आई होप ये वाला क्लियर है, 5, और यहाँ पर भी 5 आएगा क्योंकि साइन इस बार चेंज नहीं होगा, तो आई होप ये क्लियर था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो चुका है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ही निकालने थे जो कि हम निकाल चुके हैं।
इतना ही करना था। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड रो इवेल्यूएट द डिटर्मिनेंट। ये क्या कह रहा है? ये जिसने पिछली वीडियो देखी है उसको तो पता है क्या कह रहा है, जिसने नहीं देखी उसके बारे में बात करते हैं, उसके लिए बात करते हैं। को फैक्टर्स आपको निकालने आते हैं ना, तो वो कह रहे हैं सेकेंड रो पता है ना 201 वाली, इस वाली रो का आप को फैक्टर निकालो, मतलब तीनों एलिमेंट्स का, और उनका यूज़ करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करो। ये कैसे होता है? ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास किसी एक रो या किसी एक कॉलम के मतलब को फैक्टर्स हैं ना आपके पास हर एलिमेंट के लिए, तो उस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना ईजी हो जाता है। और कैसे फाइंड होती है? जैसे कि इस वाले सिनारियो में क्या है कि ये कह रहे हैं कि सेकेंड रो के को फैक्टर्स का यूज़ करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करो। लेट से मैं कहता हूँ कि 2 का को फैक्टर है A, 0 का है B और 1 का है C। ये मैंने कह दिया। तो इनका यूज़ करके डिटर्मिनेंट फाइंड करने को कह रहे हैं। तो पता है कैसे होता है वो? उसका एक सिंपल फार्मूला है। आप 2 को A से मल्टीप्लाई करो, 2A आएगा, प्लस करो 0 को B से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 0B जो कि 0 ही होने वाला है, और C को 1 से मल्टीप्लाई करके प्लस C। तो जो इसका आंसर होगा ना वही इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। बस इतना सा चीज़ है। आप इस वाले चीज़ को कहीं भी लगा सकते हो, चाहे आपके पास थर्ड कॉलम हो, थर्ड रो हो, कुछ भी हो, उसका अगर आपके पास को फैक्टर्स है ना तो आप बस मल्टीप्लाई करो और ऐड करो, आपका आंसर आ जाएगा। डिटेल में समझना है पिछली वीडियो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कॉपी करता हूँ और फिर समझते हैं आगे। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आई होप विजिबल है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूजिंग को फैक्टर्स, ये मैं पढ़ के बता ही चुका हूँ आपको, इनका यूज़ करके डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप बताओ कि सेकंड रो की पोजीशन क्या है उन एलिमेंट्स की। तो 2-1, 2-2 और 2-3 पोजीशन है। तो A21, A22 और A23 ये पोजीशन है। क्यों? ये तो पता है आपको। 2-1 क्या है? 2, 2-2 क्या है? 0 और 2-3 क्या है? 1। अब इनके हम को फैक्टर्स की बात करते हैं। इसका को फैक्टर होगा कैपिटल A21, इसका होगा कैपिटल A22 और इसका होगा कैपिटल A23। राइट है बात? बिल्कुल। अब निकाल लेते हैं इनको। 2 का क्या होगा? देखो इसको और इसको हाइड करेंगे, बचेगा क्या? 3, 8, 2, 3। तो लिख देते हैं 3, 8, 2, 3। इसका आंसर क्या होगा? 3 × 3 9 -16। 9 - 16 क्या होता है? -7। मगर -7 को फैक्टर नहीं होगा, ध्यान दो। -7 होगा माइनर। इसको अभी हम मल्टीप्लाई कराएंगे -1 की पावर 2 + 1 यानी कि 3 से। तो -1 की पावर 3 होता है -1, -1 × -7 यानी कि 7। ये इसका को फैक्टर हो गया, आपके सामने निकाल के दिखाया है। और आप स्टेप्स में करो तो ज़्यादा बेटर है, ऐसे नंबर आपके कट सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। मैंने जो अभी रब कर दिया ना, जो डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाया था, वो आपको रब नहीं करना, ठीक है? इस वाले से रब नहीं करूँगा मैं भी। तो 2-2 क्या है? 2-2 हमारा 0 वाला एलिमेंट की पोजीशन है। तो इसको हाइड करेंगे और इसको करेंगे, क्या आएगा इसका? -1 की पावर 4 यानी कि 1। डिटर्मिनेंट में क्या आएगा? 5, 8, 1, 3। पेपर में आपको ऐसे करना है। फिर दोबारा लिखो A22 = 5 × 3 15 - 8 यानी कि 7, ठीक है? ऐसे होगा। और A23 क्या होगा? A23 के लिए फिर से सेकंड रो और थर्ड कॉलम को हाइड करो। 5, 3, 1, 2 बचा, तो उसको लिखते हैं -1 की पावर 5 और डिटर्मिनेंट में 5, 3, 1, 2। तो देखो क्या होगा? A23 = -1 टाइम्स 5 × 2 10 - 3 यानी कि 7। तो इसका आंसर होगा 7। आई होप क्लियर है। तीनों का आंसर 7 आया, वाह, बहुत बढ़िया बात है। अब इन तीनों का आंसर आपका आ चुका है 7। अब इनका यूज़ करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड की जाए वो बता रहा हूँ। आपको क्या करना है? A21 जो एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करना है उसके कोफैक्टर से, यानी कि कैपिटल A21। इसमें ऐड करना है A22 वाले एलिमेंट के डिटर्मिनेंट से, और इसमें ऐड करना है A23 का जो वैल्यू है, ठीक है?
मतलब देख रहे हो ना तुम, टर्म्स में हमने, एलिमेंट्स में हमने उनके कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करा है और कुछ नहीं। तो A21 था आपके पास 2 और इंटू में 7, क्योंकि ये 7 था। फिर यहाँ था आपके पास प्लस 0 इंटू 7 प्लस यहाँ आएगा आपके पास 1 इंटू 7। इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 14 प्लस 0 प्लस 7 यानी कि 21। तो 21 ही इसका डिटर्मिनेंट है, ठीक है। बस हो गया हमारा ये थर्ड क्वेश्चन, इसमें इतना ही था। आई होप क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो कमेंट करो। एक और क्वेश्चन ऐसे ही आ रहा है तो दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, इस बार थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स निकालने और डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कई बच्चे सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए इस वीडियो पे आए हैं, तो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ 2 सेकंड के लिए। जिस चीज़ के लिए तुम आए हो ना यहाँ पर, वो चीज़ तुम्हें यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब जो NCERT में आंसर है उससे मैं अपना आंसर मैच करा दूँगा। मुझे पता है इस क्वेश्चन में कई बच्चों को दिक्कत आती है आंसर मैच कराने में, तो उसकी तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ, ठीक है। सिंपल तो करो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, अभी तो वैसे ही कंटिन्यू करते हैं। आपको पता है कि थर्ड कॉलम के पोजीशंस क्या है एलिमेंट्स की, तो सबसे पहले वही लिखते हैं। थर्ड कॉलम की पोजीशन होगी A13, A23 और A33। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। ये हमारे थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स हैं। ये क्या है, YZ, ये वाला क्या है ZX और ये वाला क्या है XY। ये हमारे हो गए एलिमेंट्स। अब इनका कोफैक्टर निकालते हैं इन तीनों का, ठीक है। तो सबसे पहले कैपिटल A13 यानी कि पहले का कोफैक्टर क्या होगा, 13 है तो -1 की पावर क्या होगी 4 यानी कि 1। और डिटर्मिनेंट में क्या आएगा आपके पास, ध्यान से देखना, ठीक किया। तो 1Y 1Z लिख दूँ, 1Y 1Z। तो ये हो गया हमारा A13। अब A23 की बात करते हैं, -1 की पावर 5 और डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम यानी कि 1X 1Z। तो 1X 1Z ये आपका हो गया सेकेंड वाले का कोफैक्टर। थर्ड का क्या होगा 33, इसका होगा -1 की पावर 6, ठीक है। और डिटर्मिनेंट क्या होगा, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को हाइड कर लेते हैं, बचेगा क्या 1X 1Y। तो इसका हमने अगर आंसर निकाल लिया तो हो गया हमारा। अब देखते हैं A13 क्या होगा आपके पास, Z माइनस Y, Z माइनस Y। A23 क्या होगा, ये भी Z माइनस X होगा लेकिन -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो -Z माइनस X, ठीक है। अब माइनस को अंदर भेज दूँ तो X माइनस Z बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं A33 का क्या हाल है। A33 कह रहा है Y माइनस X ही मेरा फाइनल आंसर है, लॉक कर दिया जाए, ठीक है, कर देते हैं। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई यार, ठीक है। बस 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट ही फाइंड किया और कुछ भी नहीं किया। अब मल्टीप्लाई करते हैं। A13 हमारा मल्टीप्लाई होगा अपने कोफैक्टर से, फिर ऐड होगा A23 मल्टीप्लाई होकर अपने कोफैक्टर से, इसमें भी ऐड होगा A33 मल्टीप्लाई करके अपने कोफैक्टर से 33। थैंक्स गॉड, ठीक है। अब क्या है, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। YZ मल्टीप्लाई बाय Z माइनस Y प्लस A23 की वैल्यू क्या है ZX मल्टीप्लाई में X माइनस Z, और इधर क्या आएगा आपके पास XY मल्टीप्लाई में Y माइनस X। आई होप ये क्लियर है। अब देखो क्या करना है। सबसे पहले तुम्हारे पास ये आंसर आ गया, यही तुम्हारा डिटर्मिनेंट है, ठीक है। इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ब्रैकेट खोलते हैं, तो ब्रैकेट खोलने के बाद क्या आएगा, 1 मिनट कलर चेंज करने दो, YZ स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर Z, ठीक है, ब्रैकेट खोला है, प्लस X स्क्वायर Z माइनस XZ स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर XY स्क्वायर माइनस X स्क्वायर Y, ठीक है।
अब पीछे जो आंसर है उसके साथ कैसे मैच किया जाए इसको, ये हमने सिंप्लीफाई तो कर दिया। अगर आप इतना भी छोड़ोगे तो चांसेस हैं कि आपका सही है यार, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हम सिंप्लीफाई करें, लेकिन एनसीईआरटी में सिंप्लीफाई करके दिखाया है तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। बाकी डिटर्मिनेंट ये भी है वो भी है, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं अब इसको। यहाँ पर करने के लिए आपको 6 टर्म्स दिख रही हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। इन 6 टर्म्स का यूज़ करके जो पीछे आंसर है उससे आपको मैच कराना है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आप x, y या z में से कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट करो। मेरे को सुनाई दे रहा है आप y कह रहे हो, तो मैं y ले लेता हूँ। अच्छा x, ठीक है x ले लेते हैं। अच्छा z, चलो z से करते हैं। z हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आप क्या करो, z स्क्वायर देखो कहाँ पर है। एक z स्क्वायर यहाँ पर है फर्स्ट वाले में और एक है फोर्थ वाले में। इनका पेयर आप बना दो। तो z स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया और अंदर क्या आएगा, y माइनस एक्स। आई होप क्लियर है। आपने बोला z स्क्वायर तो मैंने z स्क्वायर लिख दिया। आप x स्क्वायर बोलो, x स्क्वायर लिख दो। देखो x स्क्वायर अगर आपको लेना होता तो आप इसमें से और इसमें से कॉमन निकालते, z माइनस वाई कॉमन आता, ठीक है, मतलब ब्रैकेट में बच जाता, बाकी x स्क्वायर कॉमन आ जाता। अब z ले लिया। अब क्या करो आप, अब आपने z को सिलेक्ट किया ना, तो z वाली टर्म देखो जो बची हुई है। तो एक ये बची पड़ी है सेकंड और एक हमारे पास बची पड़ी है थर्ड, ठीक है। तो इसमें से z कॉमन ले लो, तो प्लस z कॉमन ले लिया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर एक्स स्क्वायर सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर आपको x कॉमन लेना है, जो x टर्म है आपके पास। मतलब देखो, एक मिनट में थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ, रुको एक सेकेंड। आपको क्या करना है, सबसे पहले x, y या z में से कुछ सेलेक्ट करना है। कर लिया सिलेक्ट आपने, उसका स्क्वायर जिस टर्म्स में है ना उनका पेयर आप बना लो। तो मैंने z को सिलेक्ट किया था तो z का स्क्वायर इधर भी था और z का स्क्वायर इधर भी था, तो इन दोनों का मैंने पेयर बना लिया। एक स्टेप मैं खा गया बीच में। z स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, y माइनस एक्स आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब यहाँ पर z है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मैंने z को सिलेक्ट किया है तो मैं देखूंगा बचे हुए z के टर्म्स कहाँ बैठे हैं। तो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इसमें से मैंने z कॉमन लेके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में छोड़ दिया। अब बाकी जो 2 टर्म्स बचे हैं वो कौन से हैं, वो हैं आपके पास ये दोनों। तो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स वाई कॉमन आ रहा है, तो आप एक्स वाई कॉमन निकालो। बचा क्या, y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स बच गया ना, ठीक है। अब आपको दिख रहा है y माइनस एक्स इसमें भी है इसमें भी है, इसमें नहीं है ना, तो देखो क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना। z स्क्वायर को एज इट इज़ y माइनस एक्स, एक सेकंड रुको, कुछ हो गया गड़बड़। अब ठीक है, z स्क्वायर को एज इट इज़ y माइनस एक्स। यहाँ जो है ना, यहाँ पर माइनस आप कॉमन ले लो, माइनस z आ जाएगा बाहर और अंदर क्या बचेगा, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्यों किया अभी बताता हूँ, प्लस एक्स वाई वाई माइनस एक्स, ये सेम टू सेम। अब ये क्यों किया, ताकि इस पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाए और y माइनस एक्स मुझे मिल जाए, ठीक है। देखते जाओ बस, इसको एज इट इज़ छोड़ो फर्स्ट वाले को, z स्क्वायर ब्रैकेट में ये लिख दिया, माइनस z। यहाँ पर मैं रुक गया हूँ, यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रहे हैं, तो y माइनस एक्स और y प्लस एक्स आएगा और यहाँ पर क्या होगा, एक्स वाई वाई माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि y माइनस एक्स तीनों में से कॉमन आ रहा है, 3 टर्म्स बन गए, तीनों में से y माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल लो इसको, y माइनस एक्स आपका कॉमन आ गया। बचा क्या, इसमें से अगर आप कॉमन निकालोगे तो z स्क्वायर आपके पास बच जाएगा, इसमें से निकालोगे तो क्या बचेगा, माइनस z ब्रैकेट में y प्लस एक्स, और इसमें से जब निकालोगे तो प्लस एक्स वाई। आई होप ये क्लियर है। कलर चेंज। अब देखो, बाहर जो y माइनस एक्स है उसको एज इट इज़ छोड़ दो, अंदर देखो क्या चल रहा है, अंदर आपको ब्रैकेट खोलना है। तो z स्क्वायर माइनस जेड वाई माइनस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। अब क्या किया जाए, अब आपको फिर से पेयर बनाने हैं, फिर से पेयर, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इसको आप कॉपी पेस्ट मार दो और अब अंदर देखो क्या होगा। बहुत आसान है, अंदर स्क्वायर ब्रैकेट की जगह करली ब्रैकेट कर देते हैं या स्क्वायर ही रख लेते हैं, एक मिनट रुको। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको आंसर में देखो क्या चाहिए था, अगर आपको ये आंसर देख रहा है तो हमें चाहिए आंसर में
z माइनस एक्स या x माइनस जेड, मैं भूल गया हूँ क्या था, इन दोनों में से ही कुछ था ना, तो वो तो माइनस कॉमन आ जाएगा। z माइनस एक्स के लिए मेरे को यहाँ पर x दिख रहा है और यहाँ पर मेरे को z दिख रहा है। मुझे यहाँ भी z दिख रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर मैंने इधर से z कॉमन ले लिया तो अंदर z माइनस एक्स नहीं बचेगा। अगर मेरे को z माइनस एक्स चाहिए ना, तो मुझे इन दोनों टर्म्स का पेयर बना लेना चाहिए। ठीक है, थोड़ा मैं कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स को मैं एक तरफ लिख लेता हूँ और इन दोनों को एक तरफ, माइनस जेड वाई प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब देखो बाहर जो है वो तो एज इट इज़, अंदर देखो क्या होगा, z कॉमन आ गया तो बचा क्या, z माइनस एक्स, और यहाँ पर y कॉमन आ गया तो प्लस y, अंदर क्या बचा, x माइनस जेड, माइनस जेड प्लस एक्स, एक्स माइनस जेड एक ही बात है, ये हो गया। अब सिंप्लीफाई कर दो इसको, एक मिनट रुको, देखो यहाँ पर अभी कुछ मैं मिस कर गया हूँ। मिस ये कर गया हूँ कि यहाँ पर है z माइनस एक्स, यहाँ है x माइनस जेड, तो क्यों ना इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए। अगर आप इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो y के आगे माइनस आ जाएगा और अंदर ये दोनों बन जाएंगे z माइनस एक्स, तो वही कर देते हैं इसको, z माइनस एक्स। ठीक है ना, अब z माइनस एक्स दोनों टर्म में से कॉमन आ रहा है, तो अब हमारी चीज़ें काफ़ी इजी हो चुकी हैं। z माइनस एक्स कॉमन हमने निकाल लिया और बचा क्या, z माइनस वाई। आंसर देखो आपका क्या कह रहा है, आंसर है आपका x माइनस वाई, जहाँ तक मुझे याद है x माइनस वाई तो है, एक मिनट मैं भी देख लेता हूँ, बिल्कुल x माइनस वाई ही है, x माइनस वाई आपने लिख दिया। अब देखो इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो बाहर माइनस लिख देते हैं, क्योंकि मैंने x माइनस वाई लिख दिया। यहाँ पर आएगा z माइनस एक्स और z माइनस वाई, ये आ गया। अब आंसर में y माइनस जेड हमें चाहिए और z माइनस एक्स, तो ये हमें आंसर में चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसकी जगह चाहिए y माइनस जेड। तो इसमें से भी माइनस आप कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन लोगे, बाहर दो माइनस आ जाएंगे ना, और अंदर क्या बचेगा, x माइनस वाई, z माइनस एक्स और y माइनस जेड, ये आपके पास अंदर बच जाएगा। तो माइनस माइनस जो बाहर है वो बाहर आके पॉजिटिव बन जाएंगे पूरे, और ये ब्रैकेट गया और ये आपका आंसर हो गया जो आपकी बुक के पीछे गिवन है। तो आई होप यार कोई दिक्कत नहीं आई होगी, मैं काफ़ी देर से बोल रहा हूँ तो मेरा गला सूख गया बिल्कुल। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं जल्द से जल्द, एक क्वेश्चन और बचा MCQ, फिर भाई मैं सोने जाऊँगा, बस और कुछ नहीं है ज़िंदगी में, और कुछ नहीं है भाई। वीडियो बनाओ तो कॉलेज वॉलेज तो गया भाड़ में मजाक कर रहा हूँ, कॉलेज अभी कुछ हो ही नहीं रहा कॉलेज में। तो अब देखो यहाँ पर आई होप समझ आ गया होगा, और इसको मैं मिटा देता हूँ, कुछ बच्चे कहीं कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि इसमें से ही हमने सब कुछ किया है। अगर इसमें फिर भी दिक्कत है तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, जो तुम्हें करना है वो कर लो। देखो यहाँ से मैंने क्या किया वो भी तुम्हें याद रहेगा, और मैंने तुम्हें ट्रिक बता दी, तो तुम कभी भी हार नहीं मानने वाले इस क्वेश्चन में। मैंने रटवाया नहीं है कि एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले लो, आप जो मर्जी आए वो कॉमन लो, आप एक्स स्क्वायर कॉमन लो, आप वाई स्क्वायर कॉमन लो, आप जेड स्क्वायर कॉमन लो, आंसर आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, आपको मैंने करने का तरीका बताया, रटवाया नहीं है। बाकी मैंने यूट्यूब पे कईयों को देखा रटवा रहे हैं, वो आपको मैंने खुद देखा भाई। मेरे स्कूल में पता क्या हुआ था, मेरे स्कूल में ये स्टेटमेंट आई, उसके बाद बोला कि x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जो भी आंसर है वो कैसे निकालें। हमारे सर कहते कि बस ये आपको सिंप्लीफाई करना है तो हो ही जाएगा आपका। ठीक है, और हम भी उस समय सोच रहे हैं यार सिंप्लीफाई तो हो ही जाएगा। घर जाके जब ट्राई किया ना तब पता लगा ओ भाई ये तो सिंप्लीफाई होने वाला था ही नहीं। फिर बहुत सोच समझ के मैंने किया था उस टाइम, तो मैं इस कंक्लूजन पे आया हम कुछ भी कॉमन लें वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, मगर कभी कभी आप अटक भी सकते हो, तो आप एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर या जेड स्क्वायर में से ही कुछ कॉमन लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर है। यूट्यूब पे भी कोई नहीं है यार, इसी बात पे एक लाइक कर दो। यूट्यूब पे भी कोई नहीं है जो इतनी डिटेल में आपको बताए कि ये आंसर कैसे लाना है। मैं हर एक चीज़ बताऊँगा आपको, अगर आप मेरे को सपोर्ट करोगे ना, हर एक चीज़ बताऊँगा मैं। 100 में से 100 कैसे लाने हैं। मैंने देखा यूट्यूब पे कई लोग हैं जिनके खुद 85 आए पड़े, 89 आए पड़े, बता रहे हैं 95 कैसे लाने हैं। नाम नहीं लूँगा मैं क्योंकि अभी मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरे को भाई कभी चांस मिला ना तो सबको मैं बताऊँगा। एक बंदा है जिसके 8 या 9 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, 900 के, और उसने
मतलब 9th-10th को पढ़ाता है, मगर खुद उसके कितने आए 10th में मैं आपको बताता हूँ। उसके 85 या 89 ऐसे कुछ आए, मेरे को याद नहीं करेक्टली, लेकिन वो बता रहा है एक हफ्ते में 95 कैसे लाओ। व्यूज़ के लिए बैठे पड़ेंगे लोग, ये लोग आपको चीज़ें थोड़ी बता रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ कोई इतनी डिटेल में आपको बता दे, चैलेंज है, क्योंकि मुझे पता है ना, मैं मानता हूँ टीचर्स हैं जो कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा मैं सुपीरियर हूँ, टीचर्स हैं जो कर सकते हैं, लेकिन उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। आजकल सपोर्ट किसको किया जा रहा है? जो बस अट्रैक्ट कर सकता है, जिसके थंबनेल अच्छे हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन अच्छा है, मतलब अपनी बातों से जो अट्रैक्ट करता है। अब कई हैं जो टीचर है ही नहीं खुद, लेकिन फिर भी बच्चे उनको फॉलो करते हैं, पता नहीं क्यों। आज तक उनने कुछ नहीं किया पढ़ाई के लायक। ऐसे भी कई लोग हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि 1 मिलियन और 10 लाख में कुछ अंतर है या नहीं, उन्हें ये नहीं पता। क्या बोलें भाई, यूट्यूब पे हर चीज़ है, ठीक है। और छोड़ो उन सबको, इनको भी भूल जाओ, इनको हमें अपनी लिस्ट से आउट ही रखना है, हमारे लायक के बंदे नहीं है ये। अगर आप मेरी टिप्स फॉलो करोगे ना, तो मेरे खुद के 96 आए हैं, मैं रियल बता रहा हूँ। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 95 कैसे लाने हैं, 96 कैसे लाने हैं। 100 का मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे लाने हैं। जो मेरी टेक्निक है उसी को आपको थोड़ा और दम लगाना पड़ेगा, आपके 100 भी आ जाएंगे। लेकिन मैं इसके ऊपर कोई सेपरेट वीडियो नहीं बनाऊँगा यार कि 100 कैसे लाने एक हफ्ते में। इम्पॉसिबल है 100 लाना एक हफ्ते में, 90 लाना एक हफ्ते में इम्पॉसिबल है। ये मैथ्स है, ठीक है, बच्चों का खेल नहीं है। आपको ये रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए इसकी, आप ऐसे नहीं कर सकते। CBSE वाले भी जोकर नहीं है यार, वो कोई आपको ऐसे क्वेश्चन थोड़ी देंगे जो एकदम आसान है। वो ऐसे ही क्वेश्चन देंगे आपको जो होगा आसान, लेकिन उसके लिए आपको एप्लीकेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए। एक हफ्ते में किसी बच्चे की एप्लीकेशन स्किल नहीं बन सकती, तो आप उनको फॉलो करके अपना ही नुकसान कर रहे हो। अगर मैं कहता हूँ आपके पास 30 दिन भी है ना, तब भी आपके मैं कहता हूँ 80 to 90 आ सकते हैं। 30 दिन है आपके पास, तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आपके पास 30 दिन है तो आपके 80 to 90 आ सकते हैं। ये रियल है बात। लेकिन ये बात रियल नहीं है कि आप 10 दिन में आपने कुछ नहीं पढ़ा पूरे साल, लास्ट 10 दिन है। आप खुद सोचो ना, आपके पास लास्ट के 10 दिन है, आपको सिर्फ मैथ्स थोड़ी पढ़नी है, आपको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। तो 10 दिन वैसे वो बचते ही नहीं, 2-3 दिन बचते हैं। 2-3 दिन में क्या कर लोगे? 1 शॉट वीडियोस देख के जाओगे, काम बन जाएगा उनसे। लेकिन 1 शॉट जो वीडियोस हैं उनके अंदर जो क्वेश्चंस है वही थोड़ी बोर्ड में आने वाले हैं, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। NCERT तो कम से कम करो भाई। और मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास 30 दिन है ना, तो 80 to 90 आ सकते हैं। और अगर आपने स्टार्टिंग में भी थोड़ा पढ़ा है, मतलब स्कूल में जो पढ़ाते थे पढ़ा है, और आपके पास 30 दिन बचे पड़े हैं, और स्कूल में भी पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, मतलब स्कूल में 80 में से 50-60 आ जाते थे, 50 से 60 के बीच में, तो आप 90 अबव तो ला ही सकते हो, 95 तक भी पहुँच सकते हो। ये रियल बात। मैंने अपने टाइम में आखिर में पढ़ा था और मेरे 96 आए। तो ऐसे ही करो तुम लोग भी, ऐसे फालतू लोगों को फॉलो मत ही करो यार, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। काफ़ी बातें हो गई हैं आज, लाइक वाइक कर दो यार प्लीज़। तो मैंने सोचा नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करता हूँ, लेकिन ये एक MCQ है तो ये यहीं पर हो जाएगा। एक आपको डिटर्मिनेंट गिवन है जो आपको दिख ही रहा है, और AIJ जो है वो इसके कोफैक्टर्स हैं और ये टर्म्स हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कौन से ऑप्शन से सही निकलेगी? अभी हमने ये क्वेश्चन किया कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू के लिए आपको कोफैक्टर्स को उन्हीं के पोजीशन वाले जो टर्म है उनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 वाला 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि 1 वाला 3 के साथ हो रहा है। यहाँ 1 वाला 1 के साथ हो रहा है, 1 वाला 1 के साथ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 2 के साथ हो रहा है। तो B ऑप्शन भी आपका गलत है। C ऑप्शन क्या है? 2 वाला 2 के साथ होता तो ज़्यादा सही रहता, तो ये भी गलत है। इसमें 1 वाला 1 के साथ हो रहा है, 2 वाला 2 के साथ, और 3 वाला 3 के साथ। अब तो यही ऑप्शन सही है, ऑफ कोर्स D ऑप्शन इज़ द आंसर। अब एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि ये वाला जो D ऑप्शन है ना, ये इनने कौन से रो या कौन से कॉलम का यूज़ करके निकाला है, तो वो उसका आंसर है कॉलम 1 का यूज़ करके। आप देखो 1 1 2 1 3 1 लिखे पड़े हैं, और इनके कोफैक्टर्स यही हैं जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ, और इनके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके इनने ऐड कर दिया, जो अभी हमने देखा भी था कई क्वेश्चंस में, पिछली वीडियो में भी देखा था। तो दिखते ही आपको पता लग गया होगा क्या आंसर है। D आंसर है आपका। कोई दिक्कत है कमेंट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।
एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में से आएगा। तुम लिख के ले लो भाई, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आएगा, एडजॉइंट एंड इनवर्स में से कुछ ना कुछ ज़रूर आता है इसमें से, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय। Full of steam, I got lucid dreams, I make movie scenes, this not new to me. Greek gon' kill like Scream, ego my enemy, my heat got entropy, it's all just chemistry.